गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में विषय हिंदी में पाठ 3 देव, पाठ का नाम है देव, उसके विषय में मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ और इनके कवि हैं देवदत्त द्विवेदी जी। इसके पहले उन्होंने जो सवैया लिखा था, उन्होंने अपने जो जीवन परिचय के विषय में लिखा था, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको कवित्व के विषय में समझाऊंगी। कवित्व यानी कि रसपूर्वक कविता, जो हास्य और रस से भरी हुई कविता हो उसे कवित्व यानी कविता कहते हैं। डार ड्रूम पलना बिछौना, नौ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। इस पंक्ति में कवि देव यानी देवदत्त द्विवेदी जी ने वसंत ऋतु के परंपराओं से हटकर चित्रण किया। उन्होंने क्या है, ये जो वसंत ऋतु का मौसम है बच्चों, इन सबसे हटके उन्होंने इसके विषय में चित्रण किया है। उन्होंने वसंत को राजा कामदेव के पुत्र के रूप में चित्रित किया है। पवन झुलावे केकी कीर, बदरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कवि ने शिशु बसंत का बहुत ही मार्मिक और यथार्थ मानवीकरण करते हुए चित्रण किया है। उन्होंने ये शिशु को एकदम बहुत अच्छी तरह से उसका चित्रण किया है। शिशु का उन्होंने कहा है, शिशु बसंत छायादार वृक्षों की डाली पर झूला डालकर नई नई कोमल गुलाबी पत्तियों का बिछौना बनाकर सुंदर खूबसूरत झबरा पहनकर पवन उसे झुला रही है। देखो, इनका कहने का मतलब क्या है, जैसे वसंत ऋतु का मौसम आता है, नई नई पत्तियां निकलती और जब एकदम तेज़ी से हवा चलने लगता है तो पत्तियां कैसे इधर से उधर हिलती डुलती है। तो मतलब उनको क्या है, पवन झूला झुला रही, मतलब नई पत्तियां जो निकलती वसंत ऋतु के बाद। तो मतलब जैसे कि परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है और उसको सब झूले में जैसे डाल के झुलाते हैं, खिलाते, वैसे वसंत ऋतु के आने से क्या है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जैसे देखो बच्चों, घर में बच्चा पैदा होता है तो सब जगह खुशी का माहौल होता है, वैसे ही कवि कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आता है उस समय चारों तरफ हरियाली छा जाती है और उसमें जो नई नई पत्तियां निकलती हैं और जब हवा चलने लगता है तो पत्तियां क्या इधर से उधर हिलती डुलती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया बच्चा जन्म लिया हो, उसको झूले में सब डालकर झुला रहे हों। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौ, कंज कली नायिका लता नसीन सारी दे। वो कहते हैं कि डालकर नई नई कोमल गुलाबी पत्तियों का बिछौना बनाकर सुंदर और खूबसूरत झबला बनाकर ये पवन कैसा इन लोग को झुलाने का काम कर रहा हो। उसके बाद मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, मतलब ये जो पत्तियां हैं इन नई इन सबसे कौन, मोर और तोता बात कर। देखो बच्चों, जो नई पत्तियां, देखो इसमें बालक का रूप दिया हुआ, मतलब नई पत्तियों को कवि ने बालक का रूप दिया है। और ये जो मोर है, कौवा है, कोयल है, इन सबको परिवार बताया है इनका, कि उसके आने से लोग चारों तरफ कैसे खुशियाँ छा गई हैं। और जब ये पत्तियाँ इधर से उधर हिलती डुलती है, ऐसा लगता है उन्हें झुलाया जा रहा है। मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, मतलब मोर तोता जो इसका परिवार है इस पत्तियों से बातें कर रहा है। कोयल ताली बजा बजा कर उसे झूला झुला रही है। देखो यहाँ दिया है ना, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, मतलब कोयल ताली बजा बजा कर उसको झूला रही है। कमल की कली रूपी नायिका उस पर लता रूपी वस्त्र से छाया करके पराग रूपी राइनोन से उसकी नज़र उतार रही है। देखो, कमल रूपी क्या है, नायिका। कमल रूपी नायिका कौन है, ये जो फूल है, इसमें जो लताएं हैं वृक्ष की, उसमें जो फूल निकल रहा है वो क्या काम कर रही है, उसको एक वस्त्र की छाया दी है, मतलब उस पर जो फूल है, पहले तो पत्तियां निकली, पत्तियों के बीच में फूल है, तो क्या पत्तियां कैसे ये फूल को क्या है, बिछौना दी है, यानी अरे सोने के लिए बिस्तरा का इंतजाम की हैं। और ऐसा लग रहा है कि उसकी नज़र पहले उतार दो, वरना ऐसा इतना सुंदर चित्रण है ये कि उसको देखकर किसी की नज़र न उसे लग जाए। ऐसे सुंदर सुकोमल शिशु को गुलाब चटक कर जाता है, मतलब ऐसे सुंदर शिशु को गुलाब और शिशु में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे गुलाब सुंदर होता है बच्चों, वैसे छोटा शिशु भी एकदम सुंदर लगता है घर में। देखो, अरे
गुलाब का जो पौधा होता है जब वो निकलता है, जितना अच्छा वो पौधे में लगता है उतना अच्छा वो कहीं और नहीं लगता है। इसी हिसाब से जैसे बालक जब पैदा होता है जितना सुंदर लगता है वैसे गुलाब भी अपनी छोर में सुंदर लगता है। यहाँ नए नए विशेष उपमान हैं जैसे पराग, राई, नौन। यहाँ मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति की गई है। बच्चों ये एक सामासिक पद भी है, ठीक है, और इसमें जो नई नई चीज़ें हैं उसकी बारे में बताया गया है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई। देखो इसमें कुछ नहीं बच्चों, देखो ये जो डाली है परिवार का कुटुंब, ये नई नई पत्तियाँ हैं जो उसमें मतलब मान लो ये क्या है, जो बालक जन्म लिया है नए परिवार में। फिर ये क्या है, मोर, कौवा, अरे कोयल, ये सब क्या है, इसके परिवार हैं। और हवा से जब ये हिलता डुलता है ऐसा लग रहा है कि सब इसे झूला झूला रहे, ताली बजाकर खिला रहे हैं। कवि ने यही इसमें समझाया है। तो धन्यवाद बच्चों। अब आपको ये आशा करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब है दूसरा कवित्व। जो दूसरा कवित्व है ये भी क्या है, रसपूर्वक कविता है। इसमें क्या है, इसमें किसकी अवहेलना की गई बच्चों, कि रात में जो चांदनी रहती है, चांदनी की रात जो रहती है, तारों से पूरा आसमान भरा रहता है, उसकी सुंदरता का इसमें चित्रण किया गया है। चलो, फटिक सिलानी सो सुधरइयो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे आमंद। इसका मतलब है इन पंक्ति में कवि देवदत्त जी क्या करते हैं, कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य की बात की है। कवि ने क्या काम किया है, जो पूर्णिमा की चांदनी की रात होती है उसमें धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है उन्होंने। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे मान लो प्राकृतिक क्रिस्टल, यानी जैसे मान लो लाइट जिससे चारों तरफ जगमगाए, वैसे नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर में ज्योति हो रही है। मतलब आसमान में जब ये चांद तारे बिखरे हुए रहते हैं, पूरा आसमान भरा, तो ऐसा लगता है कि कहीं पूरी रोशनी जगमगा रही है, एक अलग ही चित्रण रहता है बच्चों। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सौ फेन फैलियो आंगन बरस बंद। कहते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। नज़रों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है। वो कह रहे हैं कि ये जैसे लगता है कि धरती पे देखो ताज़ा दूध रहता है, उसमें बच्चों फेन रहता है, कितना अच्छा लगता है, पूरा हर जगह पूरा वाइट वाइट, मान लो कि पूरे ज़मीन पर वो वाइट वाइट फेन वाला दूध फैला है, ऐसा आसमान लग रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतीनी की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। वो कहते हैं कि उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। मतलब दूध का जो वो ऊपर का क्या बोलते हैं फेन जो रहता है, कितना छोटा छोटा रहता है फेन, वैसे ही आसमान में छोटी छोटी ताराएं हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार जगमगा रहा है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि ये तारे जो हैं ऐसा लगता है कोई औरत सुंदर सुसज्जित हुई तैयार हुई हो, ऐसे लग रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति समान है। उनका कहने का मतलब है कि ये जो मल्लिका है ऐसा लगता है हार और मोतियों से इसे सजाया गया हो, ये पूरी तरह एकदम चमक रही है, इस पर से हमारी नज़र नहीं हट रही है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। वो कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। बच्चों
इस कविता में क्या बताया है कि जो देखो सिंपल सी भाषा में जो आसमान है, आसमान क्या है, रात के समय देखो पूरा तारा और चांद से वो भरा रहता है। चांद क्या एक ही रहता है, पूरा आसमान ताराओं से जगमगाता रहता है। और तारा मतलब दूर से हम लोग को देखने में इतना छोटा छोटा लगता है, जैसे लगता है दूध के ऊपर जो फेन जमा रहता है उसके प्रतिबिंब जैसा वो लगता है। और उसमें जो चंद्रमा है अकेले वो कितना सुंदर दिखाई देता है। और चंद्रमा की तुलना कवि ने किसके साथ की है, राधा के साथ की है। और चंद्रमा के चारों तरफ तारा वगैरह ये सब निकले रहते तो ऐसा लगता है कि राधा को हीरा मोतियों से तैयार किया, किसी महारानी की तरह उनको तैयार कर दिया गया हो। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।